आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर मैं ले आया हूँ, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम है कि अ ब्लॉक ऑफ वेट W is suspended from a rope tied to a two other ropes at point O. One rope is horizontally attached to a wall and other is fastened to the ceilings. The angle between the ceiling and the rope is 60 degree. What are the tensions in each of the ropes? Assume the weight of the ropes and the knot are negligible. If the weight of the block is 100 Newton, what is the tension in the ceiling rope? सवाल क्या कह रहे हैं, साथ एक डायग्राम भी दी गई है। सवाल ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है, यानी कोई भी एक पत्थर कह लें, कोई एक ईंट कह लें, या कुछ भी ब्लॉक है, ठीक है। उसका जो वेट है वो W है, और ये वेट यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है W, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये क्या है, ये W है। और वेट यानी जो ज़मीन इसे अपनी जानिब खींच रही है उसकी बात हो रही है, यानी ज़मीन जो इसको खींचती है वो नीचे की जानिब खींचती है, तो इसके ऊपर जो ज़मीन ताकत लगा रही है उस ताकत को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो वो क्या है, W, और वो एक रोप के साथ उसको बांधा गया है, और रोप के साथ वो लटक रहा है, और जिस रोप के साथ बांधा गया है वो दो मज़ीद रोप्स जो हैं उनके साथ जुड़ी हुई है एक ख़ास पॉइंट O के ऊपर। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे वो ये वाली रोप जिसके साथ ये वेट अटैच है, ये मज़ीद दो रोप्स के साथ अटैच है एक O पॉइंट पे। वन रोप इज हॉरिजॉन्टली, मतलब एक जो रोप है उनमें से वो है हॉरिजॉन्टल है, जो कि आगे जाके एक दीवार के साथ अटैच है, जबकि जो अदर रोप है वो है फास्टन, यानी उसको एक और जगह से एक और सीलिंग के साथ उसको अटैच किया गया है, बांधा गया है। जिसमें वो आगे कहता है कि जो सीलिंग है यानी कि जो ऊपर छत है उसका और जो रोप का जो आपस में एंगल है, ये वाला एंगल ये हमें दिया गया है, और ये कितना है 60 डिग्री, यानी ये एंगल क्या है 60 डिग्री। सवाल ये कि टेंशन जो है इन तीनों रोप्स के अंदर जो खिंचाव पैदा हो रहा है उसको हम टेंशन कहते हैं, तो फोर्स का नाम है। तो ये तीनों में खिंचाव क्या होगा, इसके साथ साथ अज्यूम वेट ऑफ द रोप एंड द नॉट आर नेग्लिजिबल, यानी कि जो रस्सी है उसका ना कोई वजन है, वेट है, और ना ही कोई, और बल्कि ना ही कुछ जो नॉट है, यानी जहाँ पे रस्सी बांधी हुई है इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसका भी कोई वेट वगैरह फोर्सेस या कोई ज़मीन, इसका वेट सब कुछ क्या है, इग्नोर करना है हमने। जबकि आप कह लें मैस इग्नोर करना है किस्म का, या वेट इग्नोर करना है। जबकि जो वेट है इस बॉक्स का जो हिस्सा ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे की जाने वो कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन दिया हुआ है। टेंशन निकालनी है सीलिंग वाली रोप के अंदर, और ज़ाहिर तीनों के अंदर निकालनी है। इन्फॉर्मेशन जो गिवन है मैं वो वैसे तो मैं आपको बताता चलूँ कि ज़ाहिर है तीन हमारे पास रस्सियाँ हैं, तीन रोप्स हैं, तो उनके अंदर जो टेंशन्स हैं वो हमारे पास T1, यहाँ पर मैं लिख दूँ T1, और फिर T2, और फिर T3। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इसमें से एक को मैं T1, इसको T2 और इसको T3 कह देते हैं। आप किसी को कोई भी नाम नहीं दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, मैंने फ़िलहाल T1 T2 और T3 कह दिया, जो कि तीनों रस्सियों के अंदर टेंशन है। जो वेट है ब्लॉक का वो हमें दिया गया है, वो है स्मॉल W। वैसे कैपिटल W भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हम स्मॉल W लिख रहे हैं। यहाँ पर भी जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं स्मॉल W कर लेता हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि ये आपके पास कैपिटल W है। जबकि ये जो सीलिंग है इसका और इस रस्सी का जो एंगल है वो कितना दिया गया है, वो है दिया गया है 60, तो वो भी मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 60 डिग्री। तो ये है। अब हमने क्या करना है, चूँकि ये अगर आप देखें इक्विलिब्रियम में है, एक प्रॉब्लम भी इक्विलिब्रियम का है, और ये पूरा अगर आप देखें ये बॉक्स, ये रस्सियाँ हो या ये जो डब्बा है या ब्लॉक है, बल्कि पत्थर का ब्लॉक जो होता है, पत्थर कह लें, तो वो क्या है, रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि जितनी भी फोर्सेस इन सब के ऊपर लग रही हैं चीज़ों के ऊपर, वो एक दूसरे को कैंसल आउट करके सब कुछ सुकून में है, रुका हुआ है, यानी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में अगर है तो हमने उसी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हमने क्या करना है, इसकी टेंशन्स और जो भी चीज़ें हैं वो निकालनी है। इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कोई भी चीज़ अगर वो सम ऑफ ऑल फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर ज़ीरो हो और उसके अंदर टॉर्क भी ना हो, यानी वो घूम ना रही हो चीज़, तो इक्विलिब्रियम में होती है।
घूम रही हो लेकिन उसके अंदर सम ऑफ ऑल टॉर्क जो हो वो भी ज़ीरो हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम पहली कंडीशन की बात करें, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती हैं, एक टॉर्क एक फोर्स की। फिलहाल ये चीज़ तो बिल्कुल घूम ही नहीं रही ना, किसी भी एंगल से घूम नहीं रही। तो जब ये चीज़ घूम नहीं रही इसका मतलब है इसमें कोई टॉर्क तो नहीं है, यानी सेकंड कंडीशन तो हम फिलहाल वैसे भी इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट कंडीशन की बात करें, फोर्सेस तो लग रही हैं, तो वो जितनी भी सम ऑफ ऑल फोर्सेस हैं वो एक बॉडी के ऊपर जो है वो ज़ीरो होंगी, तभी वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी और तभी इक्विलिब्रियम में होगा। और यहाँ पर हम कह रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या होगी। अब ये कंडीशन क्या कहती है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, इसी को मैथमेटिकल फॉर्म दे दूँ तो ये यूँ हो जाती है, सारी एफ क्या होता है फोर्स, तो यहाँ पे ये समीशन का साइन होता है, यानी सारी फोर्सेस का सम ज़ीरो है। और सारी फोर्सेस में सम जो है वो चूंकि देखें सम जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस के लिहाज से या एक और एक नॉर्मल अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास चार तरह की चीज़ें होती हैं ना, चार मतलब दो तरह के एक्सिस, टू डायमेंशन की बात हो रही है। तो वहाँ पे हमारे पास एक होता है प्लस एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, इसी तरह ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है। तो जो फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलोंग हो या जो फोर्सेस वाई एक्सिस के अलोंग हो वो भी ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, ये दोनों क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। और इसमें भी अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे माइनस एक्स होता है, यानी उस फोर्स को लेफ़्ट साइड वाली को माइनस लिया जाता है, जबकि ओरिजिन के नीचे वाली को पॉजिटिव लिया जाता है। कब, जब आप ऊपर वाली को पॉजिटिव लो और इसी तरह एक्स एक्सिस में भी राइट वाली को पॉजिटिव लो तब। तो खैर ये दोनों चीज़ें भी हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब है इन दोनों मेन चीज़ें जो हमने इस्तेमाल करनी है टेंशन निकालने के लिए वो ये दोनों हैं। सारी फोर्सेस चेक करेंगे, ज़ीरो की इक्वल रखेंगे, जहाँ पे नहीं डायरेक्ट निकल रही हुई वहाँ पे आपस में सॉल्व करके निकाल लेंगे। कैसे निकाल के दिखाता हूँ आपको, यानी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइड पे मैं आ गया हूँ, सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले एक चीज़ मैं बताता चलूँ, न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं और साथ एक डायग्राम का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये एक न्यूमेरिकल प्लस ग्रामेटिकली डायग्रामेटिक प्रॉब्लम है हमारे पास, जिसके अंदर डायग्राम और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके हमने चीज़ें सॉल्व करनी है। यहाँ पर ए आना चाहिए, डायग्रामेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसकी बात करें तो हमारे पास ना यहाँ पर हमने एक अहम चीज़ देखनी है। यहाँ पर अब हम पहले इसको देखते हैं यहाँ पर इस वेट को, ठीक है। अब इस वेट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं हम वो देखेंगे, फिर उसके बाद बाकी बात करेंगे। अब अगर हम वेट की अगर मैं बात करूँ तो इस वेट का मतलब इस ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्सेस ऑन ब्लॉक अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मैं ब्लॉक बनाऊँ, मिसाल के तौर पर ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है। और इस पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो इस पॉइंट पे जब मैं देखूंगा ना तो वेट एक तो ज़मीन इसे नीचे खींच रही है, लेकिन अगर इसके लिहाज से मैं इस रस्सी की बात करूं तो इस रस्सी के ऊपर यहाँ पर एरो नीचे की जानिब है, लेकिन वो एरो नीचे की जानिब इस वजह से है क्योंकि हम इस पॉइंट के लिहाज से उसको देख रहे हैं। अगर मैं वेट के लिहाज से देखूंगा तो वो जो टेंशन इसके अंदर पैदा होगी वो ऊपर की जानिब होगी। वो किस जानिब होगी, वो ऊपर। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, असल में जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे होते हैं या जिस पॉइंट को हमने देखना होता है हम उस लिहाज से फोर्सेस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की जानिब कौन सी फोर्स है हमारे पास, वो ऊपर की जानिब टेंशन थ्री वाली T3 वाली फोर्स है, जो कि डायरेक्शन उसकी क्या है, ऊपर की जानिब है। यानी यहाँ इस केस के लिहाज से यानी डब्ल्यू की पॉइंट या और इस ब्लॉक के लिहाज से बिल्कुल सेंटर के लिहाज से देखना है। सेंटर शायद लग नहीं रहा आपको, लेकिन ये सेंटर के लिहाज से अगर हम देखें तो ये T3 ऊपर, डब्ल्यू क्या है नीचे। तो अगर हम बात करें फोर्सेस ऑन ब्लॉक में फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस की, यानी ऊपर नीचे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, तो हमारे पास ऊपर की जानिब T3 लग रही है, तो ये आ जाएगा T3 जो कि ऊपर की जानिब लग रही है, प्लस हमारे पास नीचे की जानिब कौन सी फोर्स लग रही है, वेट, लेकिन वो चूंकि नीचे जा रही नीचे की जानिब लग रही है तो वो माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, जब इक्वल टू ये किसके आ जाएगा, जीरो, क्योंकि और तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही। अब आप कहेंगे T1 T2 वो इसके ऊपर थोड़ी डायरेक्ट लग रही हैं, वो तो इस पॉइंट पे लग रही हैं। ओवरऑल T3 ये है सिर्फ, सॉरी ओवरऑल जो फोर्स है वो ऊपर नीचे सिर्फ T3 और W लग रही हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू आई T3 इज इक्वल्स टू W, और W की वैल्यू क्या है, W है वेट, और वेट की वैल्यू हमें दी गई है, और वो कितनी है हमारे पास, कहाँ है, ये वेट है, लेकिन यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था किधर है, हमें वैल्यू दी गई है ये 100 न्यूटन। तो ये आपके पास क्या है, 100 न्यूटन। तो हमें इसका मतलब है T3 तो निकल आया हमारा आसानी से, क्या आया T3 क्या आया, 100 न्यूटन।
जबकि अगर आप इसी ब्लॉक के ऊपर एक्स एक्सिस की तरफ देखें, एक्स एक्सिस भी जानिब देखें, तो अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं लग रही, ना राइट पे कोई खींच रहा है ना लेफ्ट पे, तो यहाँ पे अलोंग एक्सिस तो कोई नहीं लग रही। एक फोर्स की एक T13 की ज़रूरत थी, वो निकाल ली। अब T1 और T2 के लिए बजाय इसके हम इसकी तरफ आए, अब हमें वापस इसकी जानिब जाना पड़ेगा, किसकी जानिब, ओ पॉइंट की जानिब। फोर्सेस एट पॉइंट ओ की अगर हम बात करें, इधर भी फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस और फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस हमने देखनी है। अब आप ये भी तो कह सकते थे कि हम ये वाले T1 T2 और T3 डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे, हमें वाई और एक्स की क्यों ज़रूरत है। असल में अगर आप देखें तो इसकी एग्जैक्ट कितना पोर्शन इस वाले पोर्शन को कैंसिल या ऐड हो रहा है वो आपको ऐसे नहीं पता चल रहा, अनटिल अनलेस इसके लिहाज से एक कोई हॉरिजॉन्टल बिल्कुल या बिल्कुल इसके एंटी पैरेलल यानी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ये अगर 10 न्यूटन लेफ्ट है और 10 न्यूटन राइट है तो वो कैंसिल कर लेती हैं। लेकिन एक ख़ास एंगल के ऊपर लग रही है उसको तो अंदाज़ा नहीं होता, तो फिर उसको हम एक पूरा प्रॉपर वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हिस्सों में तोड़ते हैं। हिस्सों में कैसे तोड़ते हैं कि हम इसको ऐसे तोड़ते हैं कि एक ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल यानी एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल उसके हिस्से आ जाएं, फिर उन हिस्सों को हम कंपेयर करते हैं सबके साथ और देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पे एक फोर्स जो हमें साफ साफ नजर आ रही है वो है T3 की, और वो है नीचे की जानिब। याद रखिएगा यहाँ पे T3 नीचे की जानिब अब लेंगे, तो T3 क्या है, वो नीचे की जानिब, तो इस वजह से उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। अब प्लस और कौन सी फोर्सेस हैं भी या नहीं ये हम देखते हैं। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर इसकी एक पॉइंट से शो करता हूँ। ये T1 फोर्स है जो कि इस साइड पे है, जबकि अगर मैं यहाँ पर ये सीलिंग वाली लाइन लगाऊं तो ये यूं है। तो यहाँ पर अगर मैं इस फोर्स को, चूँकि ये थोड़ी एंगल के ऊपर लग रही है, तो ये अगर 60 डिग्री एंगल है, यहाँ से मैं एक लाइन खींचूँ तो ये एक ट्रायंगल बन गई, और इसमें अगर मैं इसको यहाँ पर एरो लगाऊं और इसको ये यूं एरो लगा लूँ, ठीक है, तो ये मैंने इस वाली फोर्स को दो हिस्सों में तकसीम किया। कैसे, एक हिस्सा ये वाला, इसका ये टेल है और ये हेड, तो अगर दूसरी जो ये वाली है इसकी जो टेल है ये इसके सर पे रख दूं यानी इसके हेड पे रख दूं यूं करके, ये हो गया। अब जो इन दोनों का आंसर होता है हेड टू टेल रूल के ज़रिए होता है, वो होता है पहले की टेल से आखिरी वाले के हेड तक। आखिरी वाला ये है तो इसका हेड ये है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, यानी कि ये और ये मिलाने से T1 आ जाता है। अब ये हो या ये हो, ये किसके बराबर है या किस चीज़ की वैल्यू क्या होती है ये हमें बताता है असल में ये एंगल। इस एंगल के सामने वाली साइड को हम निकालते हैं कि इसका जो T1 है इसके साथ हम साइन ऑफ थीटा यानी एंगल मिला मल्टीप्लाई कर एंगल लेते हैं साइन के साथ उसका, ये जो एंगल है 60 है, तो ये T1 साइन 60 यानी 60 का हम साइन लेंगे फंक्शन और उसके बाद T1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी है वो ये वाला वैल्यू आ जाएगी, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। जबकि ये वाला जो हिस्सा है ये होता है T1 कॉज ऑफ 60। तो इसमें ऊपर की जानिब क्या है, ऊपर की जानिब चूँकि हमें वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल हमारे पास है T1 साइन ऑफ टीटा, तो T1 साइन ऑफ टीटा ये आ गया। और कोई फोर्स अगर आप T2 को देखें तो ये लेफ्ट साइड पे टोटली हॉरिजॉन्टल है, ऊपर नीचे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक T3 और एक T1 का एक हिस्सा जो कि T1 साइन थीटा आ गया साइन 60। तो ये टोटल फोर्स है और ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। याद रखिएगा ये सब मैं किसके बिनात पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये है, लिखने जा रहा हूँ सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई, वो किसके बराबर है, ज़ीरो के। अब इसमें T3 को उधर ले जाता हूँ तो ये T1 इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, बल्कि T1 साइन ऑफ 60 इक्वल्स टू T3। और T1 निकालने के लिए T3 की वैल्यू क्या है, T3 इधर है, साइन 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और T3 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, वो 100 न्यूटन थी, और वो हमने पहले पार्ट में निकाली थी 100 यानी 100, और साइन 60 का जो भी वैल्यू का आंसर आता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। कैलकुलेटर ये रहा 60, और यहाँ पे हम साइन लिखेंगे तो आंसर आया 0.8660। अब 100 को डिवाइड करना है आंसर से यानी 0.88660 से। यहाँ पे ये 0.866 है, ये 886 नहीं है, 866। खैर इसको कैंसिल करता हूँ मैं टोटली, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 0.866 अगर करूँ तो ये आंसर आता है क्या, 115.5 और 7, 115.47 न्यूटन, क्योंकि टेंशन एक फोर्स है और उसका यूनिट न्यूटन है, तो ये T1 भी आ गया।
अब फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं दिखाऊं आपको, अब उसके लिए बाकी सब वैसे ही ले आया हूँ, बस फोर्सेस अलोंग यहाँ पे जो चीज़ें थी वो हटा दी है मैंने। अब एक्स एक्सिस में एक ये तो कॉस थीटा की जो डायरेक्शन है वो किस साइड पे है, राइट साइड पे है, ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल है जो कि T1 cos 60 है, ठीक है। जबकि हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट पे T2 भी है जो कि क्या है, लेफ्ट की जानिब है। तो यहाँ पर T2 जो कि लेफ्ट की जानिब है उसके साथ माइनस आ जाएगा प्लस, जबकि प्लस आगे क्या आएगा, T1 cos ऑफ थीटा। और कोई हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब यही दो फोर्सेस हैं। इसमें भी T2 उधर जाएगा, T1 cos 60 आ जाएगा, और T1 की वैल्यू क्या है, वो ऊपर से 115.47 है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिख ली। और cos 60 कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके इसका भी आंसर निकालते हैं। ये रहा कैलकुलेटर 60, इसका cos किया जाए, इसको फिर मल्टीप्लाई किया जाए 115.47 के साथ, तो आंसर आया 57.735 न्यूटन। तो ये T2 आ गया। तीनों टेंशन की फोर्सेस निकाल ली हमने हमने जो हमारा मकसद था इस प्रॉब्लम के अंदर। तो आज हमने क्या किया, प्रॉब्लम ऑन इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा।